एसिम्प्टोट्स। अब ये क्या चीज है? जैसे मैं बात करूँ टेंजेंट, किसी भी कर्व की जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट क्या होती है कि उस कर्व से एक लाइन की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो जीरो होती है। किसी भी लाइन की उस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस अगर जीरो हो जाए परपेंडिकुलर तो वो उसकी टेंजेंट बन जाती है। ठीक है, ठीक वैसे हाइपरबोला के अंदर कोई अगर ऐसी लाइन है जिसकी हाइपरबोला से मिनिमम डिस्टेंस जीरो है, लेकिन वो कहाँ, इंफिनिटी पे जाके, इंफिनिटी पे जाके, मान लो ये हाइपरबोला है और कोई लाइन ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है जो इंफिनिटी पे जाके इसको टच करे, तो उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। जो इंफिनिटी पे जाके टच करे, टेंजेंट तो होगी लेकिन कहाँ, इंफिनिटी पे जाके। ठीक है, ऐसी टेंजेंट को बोलते हैं एसिम्प्टोट। तो मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसकी हाइपरबोला से मिनिमम डिस्टेंस है वो जीरो, लेकिन कहाँ, इंफिनिटी पे। ठीक है, तो अब इंफिनिटी पे जाके ये इसकी टेंजेंट बनेगी। तो ध्यान से देखो, हमने लेट किया कि एसिम्प्टोट की इक्वेशन है वो है y = mx + c, ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। और हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो है x² / a² - y² / b² = 1। तो इन दोनों इक्वेशन को इसको सॉल्व करूंगा तो जो मुझे रूट्स मिलेंगे वो क्या रूट मिलेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट, लेकिन वो क्या है, इंफिनिटी। ठीक है, तो कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर कि x² / a² माइनस y की जगह ये पुट किया mx + c होल स्क्वायर बाय b² = 1। अब ये बन जाएगा आपका bx² - a² mx + c होल स्क्वायर = a² b²। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई किसकी, x² की, b² x² माइनस a² m² x² प्लस 2mcx + c² = a² b²। अब इसमें से देखिए b² माइनस a² m², तो ये x² बाहर, माइनस 2mca² x माइनस a² c² माइनस a² b² = 0। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स है वो इंफिनिटी पे होंगे। कैसे पता चला, क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इस लाइन को और इस कर्व को, तो हमें वो पॉइंट मिलेंगे जो इन दोनों में कॉमन हो। और ये पहले बता चुका, एसिम्प्टोट की डेफिनेशन ये है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसी टेंजेंट है जो इंफिनिटी पे जाकर इसको टच करेगी, तो जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो कॉमन वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी होगी। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इंफिनिटी। इसके रूट्स हो गए दोनों रूट्स इंफिनिटी। और अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स इंफिनिटी हो तो कंडीशन होती है कोएफिशिएंट ऑफ x² 0, तो b² - a² m² 0, और कोएफिशिएंट ऑफ x भी 0, तो ये आ जाएगा mca² वो भी 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा b² = a² m², तो m² मिल जाएगा b² / a², तो यहाँ से मुझे m मिल जाएगा प्लस माइनस b/a, ये m मिल गया। और यहाँ से देखिए m की वैल्यू तो प्लस माइनस b/a है, और a है वो क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो बचा क्या, c0 मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको c0। तो अब इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, y = mx का मतलब प्लस माइनस b/a x और प्लस c मतलब 0। ये बन जाएगा आपका y/b = प्लस माइनस x/a, या फिर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक बार अगर प्लस काउंट करता हो तो x/a प्लस y/b = 0, और एक बार माइनस x/a माइनस y/b = 0। ये दो इक्वेशन क्यों बनी, क्योंकि ऐसी दो लाइंस हो सकती है, एक ये और एक। अब देखिए c0 है, इसका मतलब लाइन है वो कहां से पास होगी, सेंटर से, तो ये एसिम्प्टोट होता है वो कहां से पास होता है, सेंटर से, हाइपरबोला के सेंटर से। ये दोनों इक्वेशन है, दोनों एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। अगर मैं इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखता हूं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, तो क्या बनेगी,
बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन है एसिम्प्टोट्स की और ये इक्वेशन है हाइपरबोला। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, हाइपरबोला के अंदर हाइपरबोला की जो एसिम्प्टोट होती है वो एक तो सेंटर से पास होती है और दूसरा उनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखे तो हाइपरबोला की इक्वेशन और उसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क होता है, बाकी बिल्कुल सेम। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एसिम्प्टोट की डेफिनेशन बताता हूँ। एसिम्प्टोट की डेफिनेशन asymptote is tangent to the hyperbola at infinity. Asymptote is a tangent to hyperbola at infinity. ये डेफिनेशन है एसिम्प्टोट। ठीक है, और इंफिनिटी पे टेंजेंट होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो मैं भूल चुका हूँ। ये कंबाइंड इक्वेशन है एसिम्प्टोट की, दोनों एसिम्प्टोट की। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट Screenshot done. Screenshot done. Asymptotes. Screenshot done. ठीक है, चलो नेक्स्ट। बात करते हैं एसिम्प्टोट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इफ b इक्वल टू a, हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उसके अंदर b इक्वल टू a हो तो क्या होगा? तो हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर है, वो बन जाएगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, व्हिच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसकी एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन
ऑफ एसिम्प्टोट। वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो भी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एसिम्प्टोट होती है वो होती है अपने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उसके बाइसेक्टर। ये है y इक्वल टू एक्स और ये है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, और ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ऐसा हाइपरबोला जिसके लिए हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों के जो ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है वो दोनों सेम। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एसिम्प्टोट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपरबोला and its conjugate have the same asymptote. सेकंड पॉइंट, जैसे ये हाइपरबोला है, इसकी जो एसिम्प्टोट है वही एसिम्प्टोट इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, उसके लिए अलग नहीं। थर्ड पॉइंट, asymptote pass through the center. The center of hyperbola. Always asymptote होती है हाइपरबोला की, वो उसके सेंटर से ही पास होती है। और एक और चीज, किसी भी हाइपरबोला के लिए उसकी जो एसिम्प्टोट होती है वो यूनिक होती है। अलग अलग हाइपरबोला के लिए अलग अलग होगी एसिम्प्टोट, लेकिन कोई अगर आपके पास एसिम्प्टोट आ जाए तो उसके लिए बहुत सारे हाइपरबोला हो सकते हैं। जैसे देखिए ये दो एसिम्प्टोट है आपके पास, तो बोल दिया कि ये एसिम्प्टोट है तो उसके लिए हाइपरबोला, तो उसके लिए हाइपरबोला बहुत सारे हो सकते हैं। ये हाइपरबोला हो सकता है, इस तरह का हाइपरबोला हो सकता है, इस तरह का हाइपरबोला हो सकता है, बहुत सारे हाइपरबोला। अगर आपके पास ओनली एसिम्प्टोट की इक्वेशन है तो उसके लिए बहुत सारे हाइपरबोला, लेकिन ओनली हाइपरबोला की इक्वेशन तो उसके लिए सिर्फ एक ही एसिम्प्टोट होगी, मतलब एक ही पेयर होगा एसिम्प्टोट का। ठीक है, नेक्स्ट है एसिम्प्टोट्स आर टेंजेंट टू द हाइपरबोला फ्रॉम द सेंटर। Tangent to the hyperbola from the center. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा क्या होगा इसकी एसिम्प्टोट। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला xy minus ty minus 2x equal to 0। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, बताइएगा एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी।
ये मैंने हाइपरबोला की एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टी लिखी है। अब इसको सॉल्व करें। देखिए, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइपरबोला और उसकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क है। अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन है तो उसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन में कांस्टेंट ऐड कर दो, लैम्डा। ये हो गया xy minus 3y minus 2x plus लैम्डा इक्वल टू 0। अब हमें लैम्डा तो ढूंढना है। हम लैम्डा ढूंढने के लिए देखिए कि एसिम्प्टोट्स क्या है, लाइन है, और ये एसिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन, तो दो लाइन की इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और उसके लिए कंडीशन होती है कि कोई भी 2D इक्वेशन आपको दे रखी है, 2D कर्व की इक्वेशन, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन केस कब होगी, जब उसका डेल 0 हो। और डेल क्या होता है आपको पता ही है, ये 0 होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो है ही नहीं 0। h मतलब कोएफिशिएंट ऑफ xy डिवाइड बाय 2, xy का कोएफिशिएंट 1 का डिवाइड बाय 2, 1/2। फिर g कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 -1। फिर h मतलब 1/2। फिर b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, वो भी 0 है। फिर f का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय 2 -3/2। फिर g -1। फिर f -3/2 और कांस्टेंट c लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा, वो लैम्डा पुट करोगे तो आपको एसिम्प्टोट की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 0 ये तो हो गया, फिर -1/2, ये रो और ये कॉलम को रिमूव करो, 1/2 लैम्डा माइनस 3/2 -1, ये कॉलम और ये रो हटा दी, तो 1/2 इंटू -3/2, 1/2 -3/2 इक्वल टू 0। ये -1/2 -1/2 -1/4 लैम्डा, ये प्लस हो गया 3/4, ये हो गया प्लस 3/4 इक्वल टू 0। यहाँ से ये -1/4 माइनस लैम्डा बाय 4, ये प्लस 3/4 और 3/4 कितना हो गया, 3/4 प्लस 3/4 3/2 इक्वल टू 0। देन माइनस तो प्लस लैम्डा बाय 4 इक्वल टू 3/2, देन लैम्डा इक्वल टू 6। लैम्डा की वैल्यू 6 मिल गई, ये इसमें पुट करो तो आगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट xy minus 3y minus 2x plus 6 इक्वल टू 0। ये आगे इक्वेशन। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप में से किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है क्या? नो डाउट। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट डन। डन। नेक्स्ट देखिए, दोनों एसिम्प्टोट्स के अंदर, दोनों एसिम्प्टोट के बीच में कितना एंगल होगा अब वो देखते हैं। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स,
एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स। देखिए एसिम्प्टोट्स का एंगल क्या होता है, एंगल एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होगी ये y इक्वल टू b बाय a x और दूसरी होती है y इक्वल टू माइनस b बाय a x। अगर मैं बोलूं कि इसका स्लोप है m1 जो कि b बाय a है और इसका स्लोप है m2 जो कि माइनस ऑफ b बाय a, तो दोनों के बीच एंगल tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा हो जाएगा m1 मतलब b बाय a माइनस माइनस प्लस b बाय a अपॉन 1 प्लस b बाय a इंटू माइनस b बाय a, ये हुआ 2 टाइम्स b बाय a अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये टर्म बन जाएगी। फिर अब b बाय a को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखिए, लेट b बाय a इक्वल टू tan फाई, ऐसा लिखूं तो tan थीटा जो दोनों एसिम्प्टोट के बीच का एंगल है tan थीटा वो हो जाएगा 2b बाय a मतलब tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह फाई लिखूं तो 2 tan 2 फाई इक्वल टू 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई। ये आ, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई, या जगह tan 2 फाई। तो ये मिला tan थीटा इक्वल टू tan 2 फाई। तो अगर थीटा फाइंड करने जाओ यहां से तो थीटा मिल जाएगा मुझे 2 फाई, थीटा इक्वल टू 2 फाई, और फाई कितना है tan इनवर्स b बाय a, तो ये मिला थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स b बाय a। ये एंगल होता है इसके बीच में, दोनों एसिम्प्टोट के बीच। ये दोनों एसिम्प्टोट जो है हाइपरबोला की, उनके बीच का एंगल 2 tan इनवर्स b बाय a। किसी को डाउट है? अगर आप में से किसी को डाउट हो तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। चलिए ये क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग सॉल्व करिए। The asymptotes of a hyperbola having center at the point having center at the point 1, 2 are parallel to the lines 2x plus 3y equal to 0 and 3x plus 2y equal to 0। एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन है वो इन दोनों लाइन के पैरेलल है और हाइपरबोला का सेंटर आपको गिवन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इफ द हाइपरबोला passes through the point, if the hyperbola passes through the point तो the point है 5, 3 and find the equation of hyperbola। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट डन।
स्क्रीनशॉट डन। बोलो स्क्रीनशॉट हो गया, तो मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। डन। एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, इसके पैरेलल है एक एसिम्पटोट और दूसरी एसिम्पटोट इसके पैरेलल। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स वो हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। क्योंकि इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी वो इसी फॉर्म में होगी, x और y का कोएफिशिएंट तो सेम होगा, सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अब ये लाइन किससे पास होती है? आपको बताया कि एसिम्पटोट हमेशा किससे पास होती है? सेंटर से। और सेंटर क्या है? 1, 2। तो बोल सकता हूं कि ये जो इक्वेशन 1 है वो पास होगी 1, 2 जो कि हाइपरबोला का सेंटर है। तो पास करा दे तो 2 की 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा 1 की वैल्यू 3 2 जा 6 प्लस 2 लैम्डा 1 इक्वल टू -8। अब ये इसमें पुट कर देता हूं, तो एसिम्पटोट की इक्वेशन आई 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दूसरा एक और इक्वेशन एसिम्पटोट की वो है 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट है। कैसे पता कि आप इन लोगों ने बोला है कि एसिम्पटोट्स है वो इनके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी? x और y के कोएफिशिएंट तो सेम, सिर्फ कांस्टेंट ही अलग होगा। ये कांस्टेंट आ गया भाई। अब ये भी किससे पास होगी? 1, 2 से, सेंटर से पास होती है सारी एसिम्पटोट। तो 1, 2 से पास करेगा तो 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। ये हुआ 4 और 3 7, देन लैम्डा 2 इक्वल टू -7। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट आई 2x प्लस 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट क्या होगी? 2x प्लस 3y माइनस 8 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, आपको पता है हाइपरबोला और एसिम्पटोट की इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ कांस्टेंट का। तो इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी 2x प्लस 3y माइनस 8 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 7 प्लस k इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको दे रखी होगी, इसमें भी दे रखी है कि हाइपरबोला है वो किससे पास हो रहा है? 5,3 से। तो ये हाइपरबोला 5,3 से पास हो रहा है, तो इसमें x और y की जगह 5 और 3 पुट कर दो तो k मिल जाएगा। तो चलिए ये पास हो रहा है 5,3 से, 5,3 से पास करा देते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा आपको 2 इंटू x की जगह मुझे लिखना है 5, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू t माइनस 8 और ये हो गया 3x, तो 3 इंटू 5 प्लस 2y और 2 इंटू 3 माइनस 7 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये हुआ 10 प्लस 9 माइनस 8, ये हुआ 15 प्लस 6 माइनस 7 प्लस k इक्वल टू 0। ये कितना हुआ? 10 और 19 माइनस 8 11 इंटू 14 प्लस k इक्वल टू 0। तो 154 k इक्वल टू माइनस ऑफ 154। अब ये माइनस 154 यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
वो आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस a इंटू 3x प्लस 2y माइनस 7 माइनस 154 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड की। क्या ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया? एसिम्प्टोट और हाइपरबोला के रिलेशन से हम लोगों ने, अगर आपको हाइपरबोला गिवन है तो एसिम्प्टोट निकाल दिया, एसिम्प्टोट गिवन है तो हाइपरबोला फाइंड कर दिया। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डन? ठीक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर देखिए क्या कि ये जो इक्वेशन होती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय जो b स्क्वायर है वो भी a स्क्वायर बन जाता है। ये और b दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हाइपरबोला की इक्वेशन, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट की इक्वेशन। ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिसमें a इक्वल टू b होगा, और ये है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ये है y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x। तो अब ध्यान दें, ये बन गया y इक्वल टू x और ये बन गया y इक्वल टू माइनस x। एसिम्प्टोट y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x, और ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक कंडीशन होती है कि इसके दोनों एसिम्प्टोट है वो सेंटर से पास होंगे। हर हाइपरबोला के अंदर होते हैं एसिम्प्टोट। दूसरी कंडीशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर जो एसिम्प्टोट होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों एसिम्प्टोट है y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। और इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और इधर तो b और a दोनों इक्वल है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है। ठीक है? चलिए अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं if coordinate axes are asymptotes for a hyperbola, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एक्सिस और y एक्सिस, यही अगर एसिम्प्टोट बन जाए तो, और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है, मतलब अब हाइपरबोला कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। बस ये ध्यान रखना है, अगर ये दोनों एसिम्प्टोट हो जाए तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट लिखता हूं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होगी? देखिए ये x एक्सिस है, ये एसिम्प्टोट है। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, तो कंबाइंड इक्वेशन हुई x into y इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी? हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर सॉरी x इंटू वाई, कांस्टेंट का एक डिफरेंस रहता है ध्यान रखिए, इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आ गई हाइपरबोला की इक्वेशन। अब एसिम्पटोट ये दोनों है तो हाइपरबोला कुछ ऐसा बनेगा, xy इक्वल टू सी स्क्वायर। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो हो जाएगी आपके xy इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, xy इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, वो आ जाएगा ऐसा। ये है आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर आपको ये समझ में आया कि xy इक्वल टू सी स्क्वायर क्या है? xy इक्वल टू सी स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसके एसिम्पटोट्स है वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं। डन। अब देखिए ये जो हाइपरबोला है जिसके अंदर y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x क्या है? एसिम्पटोट है। तो इस हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस है वो x एक्सिस और y एक्सिस है। अब इसमें उल्टा हो जाए कि अगर एसिम्पटोट है वो x एक्सिस और y एक्सिस है तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस है वो y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x हो जाएंगे। y इक्वल टू x और इधर y इक्वल टू माइनस x, ये ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब इसके सभी पॉइंट फाइंड करते हैं हम लोग, फोकस, वर्टिसेस, सेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स और ये सारी चीजें। कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एक्सिस और y एक्सिस, वो ही अगर एसिम्पटोट हो जाए तो क्या होगा? तो हाइपरबोला कुछ ऐसा बनेगा, ये हाइपरबोला बनेगा x y इक्वल टू c। अब देखिए इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सा होगा वो बताता हूं। और ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर और भी होगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि दोनों एसिम्पटोट है वो 90 डिग्री एंगल पे है। किसी भी हाइपरबोला के अंदर जब दोनों एसिम्पटोट 90 डिग्री एंगल पे हो तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये है ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू x, जो कि क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस, और y इक्वल टू माइनस x, y इक्वल टू माइनस ऑफ x, वो क्या होगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अब ये चीजें आपको मिल गई तो अब देखिए, अगर मुझे इस हाइपरबोला के सेंटर के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये सब फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करूंगा वो समझिए। अब देखिए आपको पता है कि जैसे ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और हाइपरबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो तो y इक्वल टू x और हाइपरबोला है xy इक्वल टू c स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करो, जो पॉइंट मिलेगा वो वर्टेक्स हो जाएगा। तो xy इक्वल टू c स्क्वायर और y इक्वल टू x, ये पुट किया तो x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर एंड x इक्वल टू प्लस माइनस c। जब x c है तो y भी c होगा क्योंकि y इक्वल टू x है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिले c, c और इधर माइनस c, माइनस c, माइनस c। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है c, c। ये कोऑर्डिनेट ध्यान देना। तो दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस a डैश या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इन दोनों के बीच की कितने हो जाएगी? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो रूट 2c और ये 2 रूट 2c
ये हो जाएगी 2√2c, ये लेंथ है। और यहां से यहां तक की लेंथ वर्टेक्स से सेंटर के बीच की लेंथ √2c, ये लेंथ है √2c, ठीक है। अब फोकस के कोऑर्डिनेट ध्यान दें, फोकस के कोऑर्डिनेट के लिए समझे कि यहां से ये AE डिस्टेंस पे होता है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, AE डिस्टेंस है ना, इसके अंदर ये यहां से सेंटर से AE डिस्टेंस पे होता है, AE डिस्टेंस। अब A तो इसका कितना आ गया, A लेंथ √2c, A मतलब ये लेंथ √2c, और E कितना होता है, इसका ऑलरेडी √2 ही होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी √2, तो AE यहां से ये डिस्टेंस कितनी हुई, AE √2c into √2, AE, ये AE, A होता है सेंटर से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस जो कि √2c है, और E है √2, तो ये 2c आ गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2c, सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस 2c आ गई। ध्यान देना, मैं यहां से अलग से बना देता हूं, यहां से ये डिस्टेंस है वो 2c है, और ये लाइन y = x है, तो ध्यान देना ये डिस्टेंस मान लो p है, तो ये भी p होगी क्योंकि y = x है, और ये 2c आ गया, तो p² + p² = 2c² हो गया, तो 2p² = 4c², तो ये 4c² हुआ, तो p² = √2c। तो यहां से इसकी ये डिस्टेंस √2c है, और ये डिस्टेंस √2c, तो फोकस के कोऑर्डिनेट √2c, √2c, ये फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए, इधर भी -√2c, -√2c, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या, c, -c, फाइंड कैसे किया फिर से बताता हूं। वर्टेक्स होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और हाइपरबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये c और c मिला निकाला, तो यहां से जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट c और c हो, तो उसका x कोऑर्डिनेट भी c और y भी c, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं उसकी √x - x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, x1 और y1 तो 0 0 है, ये √2c आई। अब सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस a होती है, सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस ये a होती है, और सेंटर से फोकस की डिस्टेंस AE होती है, तो यहां से ये डिस्टेंस AE, A आपने निकाली √2c into E होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का √2c into √2, 2c आ गया। यहां से ये डिस्टेंस 2c है, और x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, वो मान लिया कि p है, तो p और ये p और ये डिस्टेंस 2c, तो यहां से p निकाला, तो x और y कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स इससे x सेंटर से a/e डिस्टेंस पे होती है, a/e। अब a तो कितनी, इस यहां से डिस्टेंस कितनी है, √2c, और e कितनी है, √2c √2, तो ये हो जाएगा x = √2c √2, तो ये आ गया c डिस्टेंस, यहां से c डिस्टेंस। अब ये लाइन है y = -x, मतलब x + y = 0। अब आपको एक ऐसी लाइन बतानी है डायरेक्ट्रिक्स जो यहां से c डिस्टेंस पे हो, इस c डिस्टेंस पे हो, और इसके पैरेलल हो। अब आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला c1 - c2 √a² + b², ये फार्मूला होता है। अब ये लाइन तो है x + y = 0, और ये लाइन होगी x + y + λ = 0, इसके पैरेलल है, तो कांस्टेंट का ही डिफरेंस होता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास मिल गई, वो c है, तो ये हो जाएगा λ - 0 √1² + 1² = c, तो λ = √2c। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अब आपको मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर और इधर, वो आ जाएगी x + y = -√2c, और इधर x + y = √2c, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हमने क्या-क्या फाइंड किया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, वो होंगे ±c, ±c, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे, वो होंगे ±√2c, ±√2c, फोकस के और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। सेंटर होगा 0, 0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो होगी
वो क्या होगी x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू सी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस। ये हमने सारी चीजें इसके लिए फाइंड करी। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं टेंजेंट और नॉर्मल। अब इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, जब दोनों एक्सिस है x एक्सिस और y एक्सिस एसिम्प्टोट हो तो वो क्या होता है वो। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे आपकी बुक्स के अंदर, इसके लिए फोकस फाइंड करना। जैसे मान लो xy इक्वल टू सी स्क्वायर था, उसकी जगह xy इक्वल टू 16 दे रहे तो आप लोगों को वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर ये सब पूछा जाए तो आपको जैसे मैंने इसके लिए बताया है वैसे आप उसके लिए भी बता देना। xy इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे इसके कौन से होंगे, वो होते हैं ct, x इक्वल टू ct एंड y इक्वल टू c बाई d। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पैराबोला, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। अब ये हाइपरबोला ऐसा है, ऐसा इसके किसी पॉइंट पे x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब टेंजेंट की इक्वेशन होती है ये y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m मतलब स्लोप और स्लोप का मतलब tan थीटा मतलब dy by dx एट x1 y1। तो dy by dx ढूंढते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बता चुका हूँ, x का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा एज इट इज रखो, x का 1 होता है, y एज इट इज, प्लस y का डिफरेंशिएशन dy by dx और ये x एज इट इज इक्वल टू c स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0। यहाँ से आपको dy by dx है वो मिल जाएगा माइनस y by x और dy by dx एट x1 y1 वो मिल जाएगा dy by dx एट x1 y1 वो मिल जाएगा माइनस y1 अपॉन x1। तो ये स्लोप मिल गया। तो लाइन की इक्वेशन अब क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस y1 बाय x1 और x माइनस x1। ये मल्टीप्लाई किया तो yx1 माइनस y1 x1 इक्वल टू माइनस y1 x और प्लस x1 y1। ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये मिलेगा xy1 प्लस yx1 इक्वल टू 2 टाइम x1 और y1। अब ध्यान दें x1 y1 कहाँ पे है, हाइपरबोला पे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। x1 y1 की वैल्यू c स्क्वायर, तो ये बना xy1 yx1 बाय 2 माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो कैसे फाइंड होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m। अब स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस y1 अपॉन x1 था ना, ये हो जाएगा x1 अपॉन y1, रेसिप्रोकल करके आगे माइनस लगा दिया, x1 अपॉन y1, x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई y1 माइनस y1 स्क्वायर x x1 और माइनस x1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x x1 माइनस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला xy इक्वल टू 60 एट
पॉइंट है वो है आपके पास ये पॉइंट है आपके पास 2,8 चलिए ये बताइए 2,8 पे हाइपरबोला आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बता दीजिए। चलिए कौन बताएगा? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका हाइपरबोला फिनिश होता है, ठीक है। कौन बताएगा? चलिए बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 4x + y - 16। प्रियांश ने बताया है, वेरी गुड प्रियांश, टेंजेंट की इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बताई है। और महेश्वरी राज, वेरी गुड महेश्वरी राज, आपने भी बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन बताई है नॉर्मल की। प्रियांश बहुत बढ़िया। टेंजेंट की इक्वेशन प्रियांश ने बताई 4x + y - 16 = 0, बिल्कुल करेक्ट है। राज ने बताई नॉर्मल की इक्वेशन x - 4y + 30 = 0, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर x एक्सिस और y एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एसिम्पटोट बन जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c² होता है। अब इस केस में इसके सेंटर क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, फोकस क्या होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वो सब हमने फाइंड करी। कोई पॉइंट इस पे गिवन है तो उसका टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, वो फाइंड करी। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होते हैं। और पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछा जाए तो x1 और y1 की जगह ct और c/d पुट करोगे तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये था आपका हाइपरबोला। अब आप लोग अपना कोनिक सेक्शन है वो फिनिश होता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी डाउट आए तो आप डाउट पूछ लेना, ठीक है। आज हम फिनिश करते हैं अपना कोनिक सेक्शन। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वाला पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री वाला पार्ट बचा हुआ है, वो आफ्टर वैकेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ डाउट तो पूछ लेना राज, डाउट पूछने मुझे, प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत काम आएगा।